नमस्कार दोस्तों, मैं के मोहन आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल IAS विद हरि मोहन पर। आज का जो वीडियो बनने वाला है वो बनने वाला है सुभाष चंद्र बोस साहब की बायोग्राफी पर, जीवनी पर। वैसे तो हमारी काफ़ी लंबे समय से एक सीरीज चलती आ रही है जिसमें हम लगभग प्रत्येक हीरो की, यानी हमारे देश के जो असली हीरो हैं फ्रीडम फाइटर्स के, उनके जीवन पर हम बहुत सारी जीवनी लेकर आते जा रहे हैं, जिससे हमारे विद्यार्थी को एग्जाम में प्रिपेयर करने में कोई दिक्कत ना आए। लेकिन बहुत सारे हीरोज ऐसे हैं जो हमारे अनसंग हीरो हैं। अनसंग हीरोज का मतलब ये, जिन्होंने देश को आजादी दिलाने के लिए काम तो बहुत सारे किए, लेकिन काम करने के बावजूद इतिहास में उनका नाम कहीं पन्नों में खो सा गया है। लेकिन फिर भी हम उनको रिवाइव करेंगे उन पन्नों से और उन विद्यार्थियों को उनके बारे में बताएंगे। तो ऐसे ही हमारे एक व्यक्ति, हमारे व्यक्तित्व रखने वाले व्यक्ति हैं ये सुभाष चंद्र बोस। असलियत में इनका पूरा नाम अगर इज्जत से लिया जाए तो इन्हें कहा जाता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। कहा जाता है कि इनकी प्रेजेंस से, इनके बढ़ती हुई आइडियोलॉजी से जो लोग बाग जिस हिसाब से इन्हें पसंद करते जा रहे थे, उस हिसाब से नेताजी जो थे एक टाइम पीरियड पर 1930 से 40 के बीच में, 1930 से 40 के बीच के अंदर गांधी से ज्यादा पॉपुलैरिटी कमा ली थी। और महात्मा गांधी जी भी एक बार कांग्रेस के जब इलेक्शन हुए इंटरनल, तो उसमें गांधी जी का खड़ा किया हुआ व्यक्ति नेताजी के सामने हार चुका था। इससे उनकी पॉपुलैरिटी का पता चलता है। दूसरी चीज, सुभाष चंद्र बोस जो थे एक यंग ब्लड थे, चढ़ते हुए युवक थे, जवान थे, दिमाग उनका एग्रेसिव था और आइडियोलॉजी में सिर्फ एक बात थी कि आजादी चाहिए कैसे भी करके। आज हम उसी व्यक्ति की बातों को याद रखेंगे, उन्हीं के लिए कही गई कुछ लाइन और उन्हीं के शब्दों के द्वारा बताए गए कुछ पंक्तियां हैं, ध्यान दीजिएगा। वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का आ सके देश के काम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का जिसमें जीवन न रवानी हो, जो परवश होकर बहता है वह खून नहीं है पानी है। यही ऐसी कुछ लाइन हमारे सुभाष चंद्र बोस साहब ने कही थी, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो ये ऐसे पर्सन थे जिन्होंने अपने देश को जिताने के लिए, आजादी दिलाने के लिए पूरे विश्व से ऐसी ऐसी जगहों से अपने देश के लोगों को इकट्ठा करके एक ऐसी आर्मी तैयार कर दी थी कि यदि इनकी मृत्यु नहीं होती तो इंटरनल सिविल वॉर हो जाता, और सिविल वॉर होने के बाद अंग्रेजों को पानी की बूंद बूंद के लिए हिंदुस्तान से तड़पना पड़ता और भाग जाते। और इनकी प्रेजेंस से इनका डर इतना था कि अंग्रेज इनसे छुपते फिर रहे थे। तो आइए शुरुआत करते हैं। उससे पहले दोस्तों, ये हमारा YouTube चैनल है IAS विद हरि मोहन, इसको सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ साथ हमारे ये जो चैनल्स हैं टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इन पर आप हमसे PDF के लिए डिस्कस कर सकते हैं, सिलेबस की बात कर सकते हैं, कोई भी गाइडेंस चाहिए एग्जाम रिलेटेड आप हमसे यहाँ पे जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप और ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है। अगर आपको स्टेट PCS, UPS, SC का एग्जाम लेना है तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हमारे पेनड्राइव सिलेबस कोर्सेज जो हैं आपको पूरी तरीके से सहायता करेंगे और टाइम टाइम पे गाइड करते रहेंगे कि एग्जैक्टली एग्जाम की डिमांड क्या है और कैसे आपको किस तरीके से एग्जाम को फेस करना है, क्वेश्चन के आंसर करने का बेस्ट पैटर्न क्या है। तो तैयारी कीजिए एक्सपर्ट्स के साथ ताकि आपको स्कोर करने में आसानी हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में। उससे पहले मैंने इनके पूरे जीवन का एक छोटा सा काल एक स्लाइड पर बनाकर रखा है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको फर्दर इसे पढ़ने में दिक्कत ना आए। मैं इनके बारे में थोड़ा सा एक बार जल्दी से बता देता हूं, फिर स्टोरी हम आपकी शुरू करेंगे। जनवरी में 1897 में इनका जन्म हुआ था। कटक उड़ीसा में इनका जन्म हुआ। पिता जानकीनाथ बोस, देवी माता जी का नाम प्रभावती देवी। इनका जो बच्चे थे, काफी सारे बच्चे हुए, 14 बच्चों के अंदर ये 9वीं या 8वीं 9वीं संतान थे। इनकी एजुकेशन हुई, इनका विवाह हुआ एमिली जी के साथ। एक ही बच्चा हुआ, अनीता बोस। इनके पैदा होने के कुछ ही समय बाद वो जर्मनी चले गए और जहां से
वापस वो कभी नहीं लौटे। एजुकेशन में इन्होंने अलग अलग जगहों से एजुकेशन प्राप्त करी। फाइनल एजुकेशन इनकी इंग्लैंड से हुई है। एसोसिएशन की बात करें तो इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसके बाद फॉरवर्ड ब्लॉक और इंडियन नेशनल आर्मी की शुरुआत करी। इंडियन फ्रीडम मूवमेंट में इन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिसकी वजह से इन्हें कई बार बंद होना पड़ा। पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के अंदर ये कई चीजों को फॉलो करते थे, लेकिन सिर्फ अंग्रेजों की आइडियोलॉजी को फॉलो नहीं करते थे। नेशनलिज्म था, कम्युनिज्म था, फासिज्म था, लेकिन ये किसी भी प्रकार से ये फॉलो नहीं करते थे अंग्रेजों को। हिंदू थे जन्म से, लेकिन जन्म से हिंदू होने के बावजूद इन्होंने ऐसा कोई भी काम नहीं छोड़ा जो हिंदुत्व को या कहीं भी देश के नाम को खराब करता फिरे कहीं पर भी। आगे बात करते हैं तो इनकी मृत्यु 18 तारीख को अगस्त के अंदर 1945 में एक विवादास्पद तरीके से हुई, जिसके बारे में सैकड़ों एजेंसियां बनी, कई सारी कमीशंस बिठाई गई, लेकिन कोई भी ऐसी कमीशन नहीं निकली जिसने एग्जैक्ट रिपोर्ट दी हो कि क्या हुआ क्या नहीं। कुछ कहते हैं फ्लाइट में आग लगी, कुछ कहते हैं कि उस साल तो ताइवान में, उस दिन तो ताइवान में कोई प्लेन हादसा हुआ ही नहीं, कुछ कहते हैं कि इन्होंने अपना जीवन गुमनामी के अंदर बिता दिया। लेकिन सब कुछ होने के बावजूद दोस्तों आज भी सत्यता किसी को नहीं पता इनकी मृत्यु की। तो एक आंकड़ा जो हमारे हिंदुस्तान की सरकार देती है उसको माना जा रहा है। कहा जाता है कि इनके नाम पर एक मेमोरियल बनाया गया बहुत सुंदर जापान के अंदर, रेंकोजी टेम्पल, टोक्यो जापान। और कहा जाता है कि इन्हीं की वजह से जापान के साथ हिंदुस्तान के संबंध बहुत अच्छे बने, जो कि आज भी बने हुए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहां पर ये इनकी एक फैमिली फोटो है, आप गिन सकते हैं, बच्चे भी बहुत सारे हैं और व्यक्ति बहुत सारे दिखाई देंगे। तो सुभाष चंद्र बोस का जन्म बताया हमने आपको 23 जनवरी 1897 1997 कहते हैं इसको, कटक उड़ीसा के अंदर बंगाल प्रोविंसेस के अंदर हुआ। प्रभावती दत्त बोस और जानकी बोस जो इनके साथ थे, इनके यहाँ पे जन्म हुआ। इनका एडवोकेट पिता थे और पिता एडवोकेट होने के बाद में भी बहुत पॉपुलर थे। 14 बच्चों का परिवार था। पिता एक नामी गिरामी एडवोकेट थे, ऐसे ही छोटे मोटे एडवोकेट नहीं थे। अच्छी खासी पैम्परिंग दी अपनी सभी बच्चों को। लेकिन उस टाइम पीरियड में दोस्तों जब इनका जन्म हुआ 1900 के आसपास की बात है, 1897 के अंदर जब इनका जन्म हुआ, उस टाइम पीरियड में भारत में जरूरत से ज्यादा गरीबी थी। जितने भी लोग थे फ्रीडम फाइटर्स थे, उन्हें कुचला जा रहा था बुरी तरीके से। किसी भी तरीके का किसी को कोई सपोर्ट नहीं था। तो उस टाइम पीरियड में ब्रिटिश गवर्नमेंट भी बहुत ज्यादा करप्ट थी। करप्ट होने की वजह से मात्र 2% लोग पूरे हिंदुस्तान के अंदर थे जो वेल जीवन जी रहे थे, अच्छा परिवार, अच्छा जीवन जी रहे थे। तो पूरे भारत की आबादी में 2% थे और उस 2% के अंदर ये पूरा परिवार उसी समय में काउंट होता है कि इनका जो जन्म था अपर मिडिल क्लास फैमिली में हुआ। पिता ने इन्हें बहुत अच्छा स्टेटस दिया, अच्छी लाइफ देने की कोशिश करी। हालांकि ब्रिटिश गवर्नमेंट के बहुत जबरदस्त फॉलोवर थे ये, इनके पिता जबरदस्त फॉलोवर थे और जबरदस्त फॉलोवर होने के बाद में भी इन्होंने हमेशा अपने बच्चों को अच्छा जीवन दिलवाने के लिए कनेक्शन बनाए रखा और इनको कभी भी किसी चीज की समस्या इनके पिता को नहीं हुई। बाकी सभी बच्चे जो थे पिता के अनुसार चलते थे, लेकिन सुभाष चंद्र बोस के नसीब में, या कहीं कि इन्होंने तो अपना नसीब खुद ही बनाना था भाई। तो असलियत में जब खुद ही बनाना था तो उस परिस्थिति के अंदर ये हमेशा अपनी सीमाओं को लांघते गए और अलग अलग चलते गए। हालांकि जितना बड़ा परिवार और एक बच्चे पर स्पेशल ध्यान दे पाना पॉसिबल नहीं था। तो जो सुभाष चंद्र बोस हैं इनके बारे में कहा जाता है कि शाय नेचर थे, ज्यादा बोलते नहीं थे, अपने में लिमिटेड रहते थे। परिवार के अंदर बराबर का स्थान पाने के बावजूद इनसे कोई प्रॉपर ध्यान नहीं दिया जाता था कि स्पेशली बच्चे को बुलाया, बात करी, जैसे माँ बाप होते ना एक बच्चे को अटेंशन देते, वैसा कभी नहीं मिला। जिस वजह से ये हमेशा माँ बाप की जो एक क्वालिटी होनी चाहिए, पैम्परिंग मिलनी चाहिए थी, वो नहीं मिल पाई। जिस वजह से यही एक रीजन भी रहा कि हमेशा ये उस परिस्थिति के विपरीत ही रहे। जो पिता कहते थे वो इज्जत पूरी करते थे अपने पिता की, लेकिन पिता की बातों को ये उतना ज्यादा सीरियसली नहीं लेते थे, बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेते थे, लेकिन कहना पूरा मानते थे।
अब अगर बात करें एजुकेशन की, तो शुरुआती एजुकेशन इनकी प्रोटेस्टेंट यूरोपियन स्कूल जो कटक के अंदर है वहां पर हुई, जैसे कि बाकी भाई बहनों की हुई पढ़ाई। 1902 तक इन्होंने पढ़ाई कंटिन्यू रखी सेम में। फिर उसके बाद बापिस्ट मिशन स्कूल के अंदर इनको 1909 के अंदर भेजा गया, जहां पर फिर इन्हें शिफ्ट किया गया रेवेंशो कॉलिगेट स्कूल के अंदर। यहां पर इन्होंने सेकंड पोजीशन एक्वायर करी और 1913 के अंदर इन्हें एडमिट कराया गया प्रेसिडेंसी कॉलेज के अंदर। इसी बीच के अंदर जब ये लगभग 15 से 16 साल के थे, यानी 9वीं 10वीं या 11वीं की उम्र के अंदर, इन्होंने स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस जी के बारे में पढ़ा, उनके द्वारा किए गए काम के बारे में पढ़ा और इनके द्वारा जो नेशनल मूवमेंट से चलाए जा रहे थे उनके बारे में पढ़ा। उनकी जो जीवन की व्यथा थी उनके बारे में पढ़ा। बस उसके बाद इस व्यक्ति का जीवन पूरी तरह बदल गया। पूरी तरह इनका जीवन बदल गया कि स्वामी विवेकानंद को, यानी कि उस समय में जब इनकी उम्र ज्यादा नहीं थी, इन्होंने स्वामी विवेकानंद को पढ़ा और पढ़ने के बाद में एक चीज इन्होंने सीखी कि अपना जीवन तो हर कोई बनाने में लगा है, लेकिन पूरे देश को बनाने में कौन लगा है, गरीबों की सहायता करने के लिए कौन लगा है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए स्वामी विवेकानंद जी के ये बहुत जबरदस्त फॉलोवर बन गए और अपने परिवार के लिए रिबेलियन बन गए, क्योंकि पिता का मकसद था सिर्फ खुद को उठाना, लेकिन ये क्या करते थे, उनको अपने साथ साथ देश को भी उठाना था, गरीबों की मदद करनी थी। अलग अलग स्टेट्स में रह रहे थे, ट्रेवल कर रहे थे, तो कुछ ही समय बाद इन्होंने अपना घर छोड़ दिया, लोगों से आग्रह करनी स्टार्ट कर दी और उनके लिए, गरीबों के लिए ये पैसा, खाना, अनाज, चावल सब कुछ कलेक्ट करने लगे और एक सोल एम बना लिया कि इनके जीवन यापन के लिए भी बहुत कुछ करना है और आगे हमें इन्हें बढ़ाना है। हालांकि जब ये पढ़ाई करते थे तो पढ़ाई के दौरान ही एक रिबेलियन नेचर लेकर चलते थे। क्यों रिबेलियन नेचर लेकर चलते थे कि बचपन में इनको हिंदी, संस्कृत या भारतीय इतिहास जैसी किताबें नहीं पढ़ाई जाती थी, इनको पढ़ाया जाता था तो सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी इतिहास, अंग्रेजों के बारे में सिखाया जाता था। और अंग्रेजों के बारे में जब पढ़ाया जाता था तो दोस्तों वहां पर चलता था बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है बहुत जबरदस्त भेदभाव चलता था। हिंदुओं को या अपने इंडियन लोगों को पीट देते थे, पीटने के बाद उन्हें फूलने का अधिकार नहीं था, शिकायत करने का अधिकार नहीं था, ट्राम के अंदर जब जाते थे तो उन्हें बैठने का अधिकार नहीं था और इनको पीटा जाता था। हिंदू जो इंडिया के लोग थे, इस बात से जो थे सुभाष चंद्र बोस हमेशा खफा रहे। उन्होंने कभी भी इस प्रकार का कोई भी जो दबाव था कभी बर्दाश्त नहीं किया। पहले ये बहुत ज्यादा डरते थे, अंधेरे से डरते थे, आग से डरते थे, किसी के सामने बोलने से डरते थे, लेकिन जब इन्होंने विवेकानंद साहब की जीवनी पढ़ी और उसको इम्प्लीमेंट किया तब इन्होंने धीरे 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 करके अपने उसी डर पर विजय प्राप्त करी। और विजय प्राप्त करने के बाद बस क्या था, बस भाई साहब उसके बाद तो इनके अंदर एक ऐसी जोत जलने लग गई आग की कि इन्होंने कभी डरना फिर तो सीखा ही नहीं, फिर तो भूलते चले गए, अपने आप को और स्ट्रॉन्ग बनाते चले गए। एक बार की बात है, ट्राम के अंदर जा रहे थे, अपने स्कूल से वापस आते हुए, अमीर फैमिली से लगते थे भाई ये। एक बार इनसे किसी ऐसे ही विद्यार्थी ने पंगे ले लिए और इन्हें उल्टे सीधे अभद्र शब्द बोले। बस फिर क्या था, इनकी जो एक घटना है जो इनकी ऑटोबायोग्राफी बताती है कि इन्होंने उल्टा उसी टोन में उसी तरीके से जवाब दिया जिस तरीके से इनसे बदतमीजी की जा रही थी। इससे इनके परिवार वालों को इनके रिबल नेचर का अंदाजा होने लगा। अपने रिबल नेचर के लिए ये समय समय पर कुछ ना कुछ ऐसे करते रहते थे जिसके अंदर प्रूव होता जाता था। एक बार ऐसे ही बताया जाता है इनके बारे में कि इनके स्कूल का जो टीचर था वो भी क्या करता था, उल्टे सीधे जो थे भेदभाव की हरकतें करता था। इंडियन स्टूडेंट्स को उल्टा सीधा बोलना, उनको नीचा दिखाना, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन करना, जबकि हाईली पेड स्कूल था, हाईली पेड फीसेस थी, लेकिन फिर भी। तो एक बार इन्होंने स्कूल के टीचर को भी पीट दिया था पकड़ के। बाद में ये प्रूव करते रहे थे कि नहीं मैंने नहीं पीटा, किसी और ने पीटा, लेकिन इन्होंने स्कूल के अंदर उस टीचर को भी पीट दिया था और बाद में अपनी ऑटोबायोग्राफी में इन्होंने ये भी लिखा है। तो ये इनके अंदर जो था नेशनलिज्म कूट कूट
कर भरा हुआ था भाई। इनके सामने कोई भी इनके देश को बुरा भला कहता था तो बस इससे फिर ये बर्दाश्त बाहर हो जाता था। तो स्कूल लाइफ में भी ये फिर ये दबे नहीं, पढ़ने में ब्रिलियंट स्टूडेंट थे हालांकि। अब नेशनल टेम्परामेंट था इनके अंदर, धीरे धीरे लाइट में आने लगा जब प्रोफेसर ऑटन ये वही व्यक्ति है जो इंडियन स्टूडेंट्स को मैन हैंडल करता था, एंटी इंडियन के कमेंट्स मारता था। इन्हें एक्सपेल किया गया, बोस को एक्सपेल किया गया क्योंकि इनको उसी जवाब में विरोध किया, असॉल्ट किया, तो इन्होंने भी उल्टा बढ़िया जवाब दिया। उसके बाद इन्हें स्कूल से निकाल दिया गया। इन्होंने ज्वाइन किया स्कॉटिश चर्च कॉलेज जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ कोलकाता के अंदर है, यहां से इन्होंने बीए प्राप्त करी। कहा जाता है कि बहुत सारे नामी गिरामी लोगों ने इस कॉलेज से स्टार्ट करी थी क्योंकि उस टाइम पीरियड में कलकत्ता जो होता था वो अंग्रेजों का, ब्रिटिश गवर्नमेंट का हब होता था, और ब्रिटिश गवर्नमेंट का हब होने की वजह से सारी राजनीति की जो शुरुआत थी, असलियत में ओरिजिन की जो शुरुआत होती थी वो इसी जगह से होती थी। इसी ओरिजिन से इसी ओरिजिन में यानी कलकत्ता के अंदर ही सारी की सारी राजनीति चलती थी। और कलकत्ता की जो राजनीति थी वो इतनी जबरदस्त थी कि जिसको कुछ नहीं पता होता था, कहा जाता था कि कलकत्ता का पानी तक पी लेगा तो ये अपने आप ही राजनेता बन जाएगा। खैर समय बदला, राजनीति से अलग होने लगे। माता पिता यानी कि रिबेलियन नेचर और देश की तरफ बढ़ते हुए लगाव को देखकर परेशान थे, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना इन्हें पढ़ने के लिए थोड़ा माहौल बदल दिया जाए और इन्हें विदेश भेज दिया जाए ताकि ये फर्दर स्टडीज करे, और यहाँ के माहौल से दूर रहेंगे तो सुधर भी जाएंगे। तो बोस को यूरोप भेजा गया 15 सितंबर 1999 को, लंदन ऑन 20 अक्टूबर। अब इन्हें भेजा गया यूरोप में और अराइव किया फिर इन्होंने लंदन में। यहां पर इन्होंने एक प्रॉमिस किया था अपने पिता को कि इंडियन सिविल सर्विसेज का एग्जाम क्वालिफाई करेंगे। पिता ने सिर्फ इसी शर्त पर कि तुम सिविल सर्विस का एग्जाम क्वालिफाई करोगे, आईपीएस या आईएएस ऑफिसर बनकर दिखाओगे तो तुम्हारे लिए एक बड़ा पैसा अवेलेबल कराया जाएगा। इन्होंने अपने पिता को भरोसा दिया और पिता इनकी एजुकेशन और इनके माइंड का लोहा तो पहले से ही मानते थे कि यदि कुछ ठान लिया बोस ने तो उसको पूरा करके छोड़ेगा। इतना जबरदस्त व्यक्तित्व था इनका। 6 महीने की एजुकेशन के अंदर, मात्र 6 महीने मेहनत करी, क्वालिफिकेशन के अंदर इतना टैलेंट था कि इन्होंने आईसीएस के अंदर इंडियन सिविल सर्विसेज के एग्जाम को क्रैक किया, 4th स्टैंडर्ड हासिल किया। हालांकि इनके बारे में बोला जाता है कि उस टाइम पीरियड के अंदर इनके लिंक्स जो थे इनके परिवार के बहुत जबरदस्त लिंक्स थे, क्योंकि उसमें सिर्फ 2 या 3 फैमिलीज के ही नाम आते थे हाईएस्ट रैंकिंग के अंदर इंडियंस में, जिसमें से एक था लॉर्ड सिन्हा रायपुर का और दूसरा था भूपेश्वर बसु, एक वेल्दी कलकत्ता का सॉलिसिटर था, जिनके बारे में ऐसी बातें आती थी। यानी इनके बारे में कनेक्शंस, ये कहा जाता है कि जब भी कहीं पर नाम आता था, इनके बारे में बातचीत होती थी तो एक रेप्यूटेड कनेक्शंस के अंदर इन्हें गिना जाता था, कभी भी एरे गैरो में नहीं गिना जाता था। खैर, पढ़ाई करी, पढ़ाई करने के साथ साथ नेशनलिज्म का जो मूवमेंट था, अंदर जो आग थी वो बढ़ती जा रही थी। लेकिन फिलॉसफी क्या थी पेरेंट्स की कि नहीं, प्रेशराइज किया जा रहा था तुम्हें कुछ बनना है। अब क्या हुआ, बॉस का जो मन था वो यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज के अंदर जाना था, लेकिन लेट होने की वजह से इनका एडमिशन नहीं हुआ। फिर भी इन्होंने जानकारी लगाई, ताकत लगाई और कुछ विद्यार्थी मिले हिंदुस्तान के जिन्होंने मिस्टर रेडवे से मिलवाया, इन्होंने फिट्जविलियम हॉल से मिलवाया और इन सब के कनेक्शन से पूरी ताकत लगी और बॉस का नाम रजिस्टर किया गया 19 नवंबर 1919 को उस कॉलेज के अंदर। यहाँ पर इन्होंने अपने मॉरल साइंस के सब्जेक्ट्स को चूज किया और धीरे धीरे आईपीएस और आईएएस की तैयारी शुरू करी, सिविल सर्विसेज एग्जाम्स की तैयारी शुरू करी। सिविल सर्विसेज के एग्जाम को इन्होंने पूरी मेहनत करी और इस व्यक्ति का टैलेंट देखने लायक था। शायद ही लाखों करोड़ों में ऐसा एक बच्चा पैदा होता है कि एक ही अटेम्प्ट के अंदर इन्होंने जॉब को क्या कर दिया, क्वालिफाई कर दिया, एग्जाम क्वालिफाई कर दिया। एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद में अब पोस्ट मिलने का नंबर आया, पोस्ट मिल गई जी। अब पोस्ट मिल गई तो अब इनके अंदर एक जो अंदर भावना चल रही थी कि भैया मैं तो अफसर बन जाऊंगा, लेकिन मेरे पीछे जो करोड़ों भाई बहन बैठे हैं उनके जीवन के उत्थान के लिए कौन क्या करेगा।
सब कुछ यहाँ पे मैं ही अपने जीवन को बनाऊंगा तो इन गरीबों का जीवन कौन बनाएगा, इस तरीके की इनके दिल में भावना थी। और स्वामी विवेकानंद साहब का प्रभुत्व इतना जबरदस्त था इन पर कि किसी भी तरीके से ये पीछे हटने को तैयार नहीं थे भाई। जिस जॉब को पाने के लिए करोड़ों लोग मेहनत करते हैं, उस जॉब को 6 महीने में पाके छोड़ दिया, कह दिया कि तुमसे बड़ी तो मेरी मानसिकता है यार। जॉब बड़ी नहीं थी, मेरी मेहनत बड़ी थी। और उसके बाद जॉब से रिजाइन किया, अपने भाई को एक लेटर लिखा शरद चंद्र बोस को, और कहा कि सिर्फ और सिर्फ धरती के लिए सैक्रिफाइस करना है, देश को उठाना है, देश की महानता दिखानी है, बाकी सब कुछ छोड़ दिया। रिजाइन किया जॉब से, और जॉब से रिजाइन किया 23 अप्रैल 1921 को, और भारत आ गए। अभी जो 1921 का समय था, इसमें 1919 के अंदर 1919 में भारत के अंदर उस समय में नेता हमारे देश के महात्मा गांधी साहब आए हुए थे 1919 के अंदर। बहुत जबरदस्त नाम था नेशनल मूवमेंट्स के अंदर, महात्मा गांधी का इतना जबरदस्त नाम था कि पूरा का पूरा संसार जानता था। या साउथ अफ्रीका में इनके झंडों के बारे में सब जानते थे कि भाई इन्होंने क्या क्या कर रखा है, तो यहाँ पर पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा थी। और जो मानसिकता थी ये दोनों की अलग थी, मानसिकता गांधी की, और गांधी के अलावा बोस, इन दोनों की कभी भी एक जैसी मानसिकता नहीं थी। खैर समय बदला, 1921 में भारत आए। भारत आने के बाद में सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया, लोगों से मिलने के बाद इन्हें ये तो पता नहीं था भाई, ये तो पता था कि करना क्या है, लेकिन कहां से शुरुआत करनी है वो शुरुआत समझ में नहीं आ रही थी। धीरे धीरे करके ये मिले चित्तरंजन दास से। चित्तरंजन दास जो थे कोलकाता के अंदर कांग्रेस के एक्टिव मेंबर थे, एक ऐसे एक्टिव मेंबर थे जो लोगों से अप्रोच रखते थे, जान पहचान रखते थे, और आगे चलकर इन्होंने ही मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर स्वराज पार्टी का गठन किया 1922 में। जैसे ही पार्टी का गठन किया, ये समझ गए भैया कि बहुत दमदार व्यक्ति है चित्तरंजन दास, इनको अपना पॉलिटिकल गुरु बना लिया, और उसके बाद अपना ही खुद का एक अखबार शुरू कर दिया, स्वराज। इस स्वराज ने बड़ा धमाका बनाया भाई, बहुत धमाका बजाया। इस स्वराज अखबार ने ऐसे ऐसे पॉइंट्स लिखे, ऐसी ऐसी बातें लिखी, लोगों के आत्मा को झकझोर के रख दिया कि देश के लिए बच्चे बच्चे को तैयार कर दिया लड़ने के लिए, बच्चे बच्चे को तैयार कर दिया। गांधी जी इधर से बात करते थे भाई ये मूवमेंट आंदोलन चलाना है, अखबारों के जरिए ये इतना ज्यादा फैला देते थे कि दुनिया रोड पर उतर आती थी और लोग जो थे एक्टिव होकर खड़े हो जाते थे। तो महात्मा गांधी से ज्यादा बड़ा जो बॉम्ब था वो सुभाष चंद्र बोस को माना गया, और जरा जरा सी बात पर इनको उठाकर बंद कर दिया जाता था, जरा जरा सी बात पर। अब सुभाष चंद्र बोस जो थे विद्यार्थियों के अंदर, लेबर्स के अंदर, यूथ के अंदर, युवकों के अंदर बहुत जबरदस्त पर्सनालिटी बनकर सामने आ रहे थे। रिपब्लिक नेशन को लाने के लिए इनका एक ऐसा आइकन बन चुका था, एक ऐसा फायर ब्रांड बन चुका था कि आग का गोला नहीं होता कि जहां भी जाएगा जो भी इसके आसपास इसके विरोध में होगा जल जाएगा। इन्होंने कांग्रेस के अंदर इनकी एबिलिटी की, ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट की खूब तारीफें होने लगी, और आगे आगे ये बढ़ते चले गए। बीच में इन्हें उठाकर बंद कर दिया गया क्योंकि ये बहुत ज्यादा एक्टिव थे, तो इन्हें जब बंद किया, मेंडले के अंदर इन्हें बंद किया गया। यहां पर ये ट्यूबरोक्लोसिस के कंट्रोल में आए। इसे नॉर्मल भाषा में टीबी कहते हैं, यानी फेफड़ों के अंदर आने वाली दिक्कत, जिसे सांस लेने में तकलीफ होती थी और खांसते समय में खांसी बंद नहीं होती थी। एक ऐसी बीमारी थी जिसका इलाज उस समय में प्रॉपरली था नहीं। लेकिन अब समस्या क्या हुई कि 1932 में यहां पर ये बीमारी के कांटेक्ट में आए। खैर इन्हें उस बीमारी की कभी परवाह की भी नहीं, लेकिन बीच में अब आ गई आइडियोलॉजी की बात। एक तरफ यहां पर ये मूवमेंट्स के लिए सारे खड़े थे, तो इन्होंने उन सभी को एक फौजी से फौजियों के टेलर से, अंग्रेजों के जो फौजी के टेलर थे उनसे अपनी ड्रेस बनवाई, और यहां पर सबको लेबर पार्टी के सामने रिप्रेजेंट किया अपने आप को कि यस हम सभी देश के फ्रीडम फाइटर्स हैं और हमें किस तरीके से रिप्रेजेंट खुद को करना है। अब क्या बात हुई भाई कि दोनों में डिस्प्यूट होना पॉसिबल था और डेफिनेट था। क्यों? क्योंकि डिस्प्यूट जो कांग्रेस के अंदर होना था वो क्या था कि गांधी की आइडियोलॉजी जा रही थी बिल्कुल शांति प्रिय तरीके से, और गांधी की आइडियोलॉजी इतनी जबरदस्त थी कि वो देश को यूनाइट करना चाहते थे। और जो सुभाष चंद्र बोस की मेंटालिटी थी, आइडियोलॉजी थी, वो क्या थी कि आजादी दिलानी है, लेकिन आजादी दिलाने के लिए बहरे लोगों के कान में प्यार से बोलने की जगह
थप्पड़ मार के उन्हें सुनाना पड़ेगा, ये वैसे नहीं सुनने वाले। वो चाहते थे कि जब वर्ल्ड वॉर का समय चल रहा था तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हमारी मदद के बाद भी अंग्रेज अपने वचन से पीछे हटे, तो हमें दोबारा इनकी बातों को उतनी लाइटली नहीं लेना चाहिए, हमें इन पर भरोसा नहीं करना चाहिए। तो ये बहुत एग्रेसिवली काम करते थे। गांधी जी बिल्कुल पोलाइट मैनर काम करते थे। तो आपस में इन दोनों का कई बार विवाद भी होता था। हालांकि इंटरनल रिकॉर्ड्स में इन्होंने अपनी किताब में बताया भी था कि गांधी जी इनको अपने बच्चे की तरह ट्रीट करते थे, और बच्चे की तरह ट्रीट करते थे जिसमें आपस के आइडियाज जो थे विरोध में थे, लेकिन एक दूसरे के लिए मान सम्मान और इज्जत बहुत ज्यादा थी। आपको पता है कि बापू के लिए फादर ऑफ नेशन का टैग भी इन्हें सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। रेडियो पर पूरे संसार को बताया था कि फादर ऑफ नेशन जो है महात्मा गांधी है, वो भी उस समय जब ये पार्टी के प्रेसिडेंट पोस्ट से रिजाइन कर चुके थे। तो मतलब कहने का कि इज्जत एक दूसरे के लिए बहुत ज्यादा थी, लेकिन आइडियोलॉजी जो थी बिल्कुल अलग थी। अब 1928 में गुवाहाटी का एक सेशन हुआ जहां पर कांग्रेस के सभी लोग मिले, अपनी ओपिनियन रखी, और ओपिनियन में इन्होंने एक डिसीजन लिया, सेल्फ रूल सेल्फ गवर्नमेंट होनी चाहिए विदाउट एनी कॉम्प्रोमाइज। जबकि जो सीनियर लीडर्स थे जो शुरुआत से इंडिया में थे, वो ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट खड़े नहीं होना चाहते थे, तो उनमें डोमिनियन स्टेटस था। डोमिनियन का मतलब सीनियर जूनियर की मानेगा ही मानेगा, और जूनियर से नीचे वाला अपने सीनियर की मानेगा ही बिना क्वेश्चनिंग किए। तो जब ऐसी परिस्थिति थी तो इस परिस्थिति में आपस में विवाद होना ही होना था। एक तरफ क्या था कि सुभाष चंद्र बोस हर नई सोच का वेलकम करते थे। उनका कहना था कि दिमाग, बुद्धि और प्रोग्रेस कहीं से भी मिल जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको सीनियर जूनियर की जगह, विवाद की जगह लड़ने की क्षमता होनी चाहिए। दूसरी तरफ ऐसा नहीं था, तो विवाद होना ही था। अब डिफरेंस जो था महात्मा गांधी की सोच में, महात्मा गांधी मॉडरेट थे जबकि सुभाष चंद्र बोस एग्रेसिव थे। दोनों में जो था बनना पॉसिबल नहीं था। 1939 में क्या हुआ, इलेक्शन हुआ। इलेक्शन के अंदर प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए सुभाष चंद्र बोस जीत गए और गांधी जी का खड़ा किया हुआ बंदा हार जाता है, और इस बात से ये नाराज होकर गांधी जी पूरे देश में प्रूव कर देते हैं, मुंह बनाकर कुछ नहीं बोलते कि इस व्यक्ति की हार मेरी हार है। तो इन्होंने हार के भी गांधी जी को हारने नहीं दिया और खुद जीत के भी हार गए और अपना फॉरवर्ड ब्लॉक इन्होंने स्टार्ट कर दिया। इसके अंदर हालांकि इन्होंने जो वॉइस क्रिएट की, ये सीधा क्लियर बोलते थे कि अंग्रेजों को पसंद नहीं करते भाई, बिल्कुल भी किसी भी तरीके से, ना तो उनको पसंद किया जाता है, ना ही उनके एडमिनिस्ट्रेशन के स्ट्रक्चर को पसंद किया जाता है। ये हमेशा अपनी माइथोलॉजी बताते थे और अलग अलग लोगों से मिलते थे जिन्होंने किसी भी तरीके से भारत के लिए लड़ाई लड़ी या अपने देश में अंग्रेज होकर अंग्रेजों से लड़ाई लड़ रहे थे। इसके लिए अलग अलग लोगों से मिलते थे कि भाई क्या पॉसिबल रीज है। इसी में उन्होंने ब्रिटिश लेबर पार्टी से कॉन्टेक्ट किया, पॉलिटिकल थिंकर्स से बात करी, ऐसे ही जेबीएस हैंडले से बात करी, ऐसे ही अर्थर ग्रीनवुड से बात करी, अलग अलग लोगों से डिस्कस करते थे और पॉसिबल रास्ते ढूंढते थे कैसे। क्योंकि उस समय में जो सुभाष चंद्र बोस थे, इनकी एक मेंटालिटी थी कि दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त है, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो विरोध में कोई भी खड़ा होगा वो मेरा दोस्त है, मैं उससे बात करूंगा और देश के अंदर किसी भी तरीके से उनको लाकर मैं इनके विरोध में खड़ा करके अपने देश को आजादी दिलाऊंगा। अब क्या था कि थोड़े समय बाद सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट चल रहा था, 1930 की बात है। यहां पर इन्हें उठाकर अरेस्ट कर लिया क्योंकि ये सबसे ज्यादा एक्टिव रहते थे और इन्हें बंद कर दिया। अब क्या हुआ जी, यहां पर इनको बंद किया और इन्होंने वेशभूषा बदल के भागने का डिसीजन ले लिया। भागे और 1933 में यहाँ पर इनकी तबीयत खराब हुई। तबीयत खराब होने के बाद ऑस्ट्रिया पहुंचे, यहाँ पे एमिली जी से इनका विवाह हुआ और इस बीच में जर्मनी पहुंचे। तो जर्मनी पहुंचने के बाद इन्होंने मुसोलिनी से भी, बेनितो मुसोलिनी से मीटिंग करी। मीटिंग करने के बाद में अपने इंडियन स्ट्रगल के बारे में बताया और इंडियन स्ट्रगल के बाद वहां पर इन्होंने मदद मांगी। लेकिन हालांकि मुसोलिनी जो थे या जो उस समय के डिक्टेटर थे, वो किसी भी प्रकार से भारत के पक्ष में नहीं थे और यहां से इन्हें कोई भी सहायता नहीं मिली। भारत में यहां पर ये फिर उन लोगों के साथ ही घूमते हुए फोटो क्लिक करते हुए व्यक्ति थे, जिसके अंदर इनकी एक किताब लिखी थी इंडियन स्ट्रगल, जो कि इन्होंने 1920 से 34 के बीच में हो रहे इंडिपेंडेंस के मूवमेंट्स के लिए लिखी गई थी। हालांकि ये 1935 में लंदन में ब्रिट पास हुई थी, पब्लिश हुई, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसे बैन कर दिया और बैन करने के बाद इसे किसी भी तरीके से
पब्लिश होने नहीं दिया। हालांकि ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो खुद की किरकिरी थी वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा होनी थी, क्योंकि जिस प्रकार से ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी इंडिया को शोषण कर रही थी, एक्सप्लॉइट कर रही थी और यहाँ के लोगों पर किस प्रकार का अत्याचार कर रही थी, इन्हें भूखे मरने पर तड़पने पर मजबूर कर रही थी, वो सभी कहानियां प्लस उनके विरोध के लिए भूखे मरते हुए भी लड़ते हुए की कहानी थी, जो कि अंग्रेजों ने पब्लिश नहीं होने दी और इसको बैन कर दिया। 1937 से 40 का टाइम पीरियड आता है भाइयों। समय बदलने लगता है, समय बदलता है धीरे धीरे आगे की तरफ। इस व्यक्ति की मेहनत जो थी इतनी जबरदस्त थी कि लोगों से इन्होंने मिलना और लोगों से इतनी तैयारी करवाना कि देश को कैसे आजाद करना है, वो सबसे बड़ी इनकी हमेशा से मोटिव रही। 1938 में बोस ने एक जगह स्टेट की थी अपनी ओपिनियन कि इंडियन नेशनल कांग्रेस शुड बी ऑर्गेनाइज्ड ऑन ब्रॉडकास्ट एंटी इंपीरियलिस्ट फ्रंट विद टू फोल्ड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ विनिंग पॉलिटिकल फ्रीडम एंड एस्टैब्लिश सोशल रिजीम। इनकी दो ही बातें सबसे ज्यादा थी कि पहली पॉलिटिकल फ्रीडम मिलनी चाहिए पूरी तरीके से, चाहे लड़कर चाहे मारकर, और दूसरी सोशलिस्ट रिजीम बननी चाहिए, सामाजिकता बननी चाहिए। आपको पता है कि अगर सुभाष चंद्र बोस जिंदा होते तो महात्मा गांधी ने 1947 में जब बंटवारा हुआ था तो रोते हुए इनकी वो स्टेटमेंट आई थी कि अगर मेरा बेटा बोस जिंदा होता तो भारत का बंटवारा किसी भी परिस्थिति में नहीं होने देता। मतलब ये मोहनदास करमचंद गांधी साहब भी जानते थे इनकी एबिलिटी को, लेकिन क्योंकि उस समय के अंदर क्या था, उस समय के अंदर विवाद जो था वो कोई नहीं सोच सकता था कि इस प्रकार से ये हमारे बीच से चले जाएंगे। लेकिन खैर आगे बात करते हैं। तो बोस जो थे एक नेशनल स्ट्रक्चर बनाना चाहते थे, कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनने के लिए नॉमिनेशन इन्होंने फुल किया। नॉमिनेशन के अंदर हालांकि इन्होंने जब ये डिसीजन लिए गए थे कि तुम अपनी सरकार बना लो, तुम अपनी देश में सरकार बना लो, इलेक्शन के अंदर पार्शियल तुम्हें इंडिपेंडेंस मिल जाएगी। पार्शियल इंडिपेंडेंस का मतलब आधा रूल तुम चलाओगे आधा हम चलाएंगे। अब देश में अंग्रेजी शासन जो था वो वैसे ही कमजोर होने लग रहा था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो चुका था, ब्रिटिश गवर्नमेंट कमजोर हो रही थी, और ब्रिटिश गवर्नमेंट जब कमजोर हो रही थी उस टाइम पीरियड के अंदर जो था खूब ताकत लगाकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दबाव देकर कहा कि इस समय ये सबसे ज्यादा कमजोर हैं, अगर हम इन्हें हिट करते हैं इस समय तो अंग्रेजों को भागना पड़ेगा देश से और इनके पास कोई चारा नहीं बचेगा। इस पर गांधी जी जो थे वो अहिंसा के पुजारी थे, उन्होंने इस बात को ध्यान नहीं दिया। खैर इलेक्शन का समय आया, पार्टी स्प्लिट होने का आसार थे, इलेक्शन हुए भी 24 जनवरी 1938 के आसपास। यहां पर क्या हुआ, गांधी जी ने अपना पट्टाभी सीता जो नाम का व्यक्ति था, पट्टाभी श्री रामैया सीतारमैया जो नाम के व्यक्ति थे, इनको किसके अगेंस्ट, नेताजी के अगेंस्ट इन्होंने खड़ा कर दिया। और क्लियर पीछे से विजन था कि जो सीताराम जो पट्टाभी है, पट्टाभी खड़ा है मतलब मैं ही इलेक्शन में खड़ा हूं, और दूसरी तरफ जो है सुभाष चंद्र बोस है जिसके अगेंस्ट मुझे लड़ना है, तो जो भी वोटिंग होगी वो हम दोनों के बीच में होगी। इत्तेफाक नहीं दोस्तों, हैरानगी वाली बात सामने आई जब पट्टाभी को बुरी तरीके से इलेक्शन में हराया गया, बुरी तरीके से इलेक्शन में हराया गया। और पहली बार पूरी कांग्रेस दंग हो गई कि इतनी मेहनत करी महात्मा गांधी ने देश को बनाने में, लेकिन सुभाष चंद्र बोस की पॉपुलैरिटी और देश के लिए इनकी जो मेहनत और एक्सेस काम जो चल रहा था उस बात को ध्यान में रखते हुए पूरे देश ने सपोर्ट किया सुभाष चंद्र बोस को, और पट्टाभी जी हार गए। इस बात पर गांधी जी ने मुंह भी बनाया काफी बार और उदास होकर बोले कि पट्टाभी की हार मेरी हार है। इस बात को ध्यान में रखते हुए इन्होंने, भाई महात्मा गांधी की इज्जत बहुत करते थे, महात्मा गांधी लगभग पिता के दर्जे के व्यक्ति थे, इन्होंने क्या किया कि डिस्प्यूट खत्म करने की जगह पार्टी से ही रिजाइन कर दिया कि भाई डिस्प्यूट खत्म हो, इससे अच्छा महात्मा गांधी से बात करी कि रास्ता बताया जाए। महात्मा गांधी ने इन्हें अलग पार्टी गठन करने का मौका दिया और कहा कि तुम अपनी अलग पार्टी गठित कर लो। चलो जी, यहां पर पार्टी गठन होने लगी। पार्टी गठन होनी भी कहां से थी, पार्टी का गठन होना वहां पर था जहां पर सबसे ज्यादा फॉलोवर थे महात्मा इनके सुभाष चंद्र बोस साहब के, और सुभाष चंद्र बोस जी के सबसे ज्यादा फॉलोवर तो इनके कलकत्ता से ही मिलेंगे, और कलकत्ता जो था ब्रिटिश गवर्नमेंट का उत्थान था, शुरुआत थी, तो वहीं से इन्होंने कांग्रेस को छोड़ा और ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की शुरुआत करी 22 जून 1939 को 1939 के अंदर, और इन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया और अपना पब्लिक फ्रंट बना लिया। इस बीच में इनका एक फॉलोवर था मुथु रामलिंगम तेव,
ये व्यक्ति इनके साथ हमेशा जुड़ा रहा। इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉग बनाया। मदुराई के अंदर जब पहली बार विजिट करी तो सैकड़ों लोग इनके वेलकम के लिए खड़े हुए। बहुत जबरदस्त रैली हुई इनके रिसेप्शन के अंदर। 1939 के अंदर दोबारा से इलेक्शन की बात की गई, लेकिन बाद में महात्मा गांधी के एक डिसएग्रीमेंट की वजह से इन्होंने मना कर दिया और इधर अब आगे ध्यान देना बंद कर दिया। अब आता है पॉइंट यहां पर, चलो महात्मा गांधी से डिस्प्यूट हो गया, नेशनल पार्टी अलग कर दी। पार्टी अलग करने के बाद अब आगे क्या? अब आगे क्या? इस व्यक्ति के दिमाग में जो चल रहा था कोई नहीं जानता था कि कब किस परिस्थिति में ये क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं। और इतनी आगे की सोच रहे थे जितनी आगे की हम और आप सुन और समझ भी नहीं सकते। पॉलिटिकल रीजंस की वजह से बॉस ने रिफ्यूज कर दिया बाय परमिशन अथॉरिटी टू मीट। अब ब्रिटिश अथॉरिटी से परमिशन तो मिली नहीं, बॉस ने मना कर दिया, ठीक है जी आगे काम नहीं करते। अब बॉस जो थे, ड्यूरिंग हिज सोजर्न इन इंग्लैंड, बॉस ट्राइड टू शेड्यूल अपॉइंटमेंट विद सेवरल पॉलिटिशियन। अलग अलग पॉलिटिशियन से मिलने की डिसीजन लिया और जा जाके सोचा कि भाई अलग अलग जगह पे जहां भी मंत्री होंगे इनसे बात करेंगे। सभी नहीं माने, कुछ माने, जैसे लेबर पार्टी हो गया, लिबरल पॉलिटिशियन हो गया, इन्होंने मिलने की सोची, लेकिन बाद में सोचने के बाद भी इन्होंने मना कर दिया किसी भी प्रकार की मदद से, क्योंकि वो किसी भी गवर्नमेंट के यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं जाना चाहते थे। 1930 में इन्होंने लीडिंग फिगर के लिए कंजर्वेटिव पार्टी से बात करी और अपोज किया डोमिनियन स्टेटस का। जबरदस्ती जो कॉलोनियल बना रखा था इसका इन्होंने विरोध किया। और ड्यूरिंग लेबर पार्टी गवर्नमेंट 1945 से 1951 के बीच में एटली जो प्राइम मिनिस्टर थे, इसी में इंडिया ने इंडिपेंडेंस गेन करी। और उसके पीछे कहीं ना कहीं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की पॉलिसीज थी, जिसके अंदर इन्होंने अपनी एक ऐसी छवि बना ली थी और विदेशों के सामने ब्रिटिश गवर्नमेंट को इतना ज्यादा बुरी तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया था कि ब्रिटिशर्स भी मजबूर थे देश को आजाद करने में। वॉर आउटब्रेक हुई, बॉस एडवोकेट करता है सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को, प्रोटेस्ट करता है, लॉर्ड लिंगटन के द्वारा अपना डिसीजन देता है, डिक्लेयर होता है, सब कुछ चलो जी ठीक है। कांग्रेस की जो है कंसल्टेशन चलती रहती है लीडरशिप के द्वारा। हैविंग फेल्ड टू परसुएड गांधी ऑफ नेसेसिटी ऑफ दिस, बोस ऑर्गेनाइज्ड मास प्रोटेस्ट इन कलकत्ता। प्रोटेस्ट जो बोस ने क्या था, एक मास प्रोटेस्ट इकट्ठा किया, लोगों को इकट्ठा करके विद्रोह करना शुरू कर दिया कि भाई ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ काम करना है। लेकिन बाद में क्या हुआ, इन्हें जेल कर दी गई। जेल करने के बाद जैसे ही वो इनके नाम पर दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि बहुत जल्दी लोग एकत्रित होते थे और एकत्रित होने के बाद इनकी एक आवाज पे कुछ भी करने को तैयार होते थे। इस बात से अंग्रेज लोग भी इतने ज्यादा भयभीत हो जाते थे कि भाई वो क्या करते थे, जैसे ही ये विद्रोह करने का नाम शुरू करते थे, एक दिन के अंदर अंदर ही इन्हें उठाकर जेल में बंद कर देते थे। अब बॉस ने क्या किया, बॉस ने कहा कि भाई ये तो गलत हो रहा है, तुम तो रिप्रेजेंट भी नहीं करने दे रहे, तो इन्हें 7 दिन की हंगर स्ट्राइक करी जेल के अंदर। बॉस की हंगर स्ट्राइक से शोर होने लगा, लोग जो इनके साथ के कैदी थे उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया, मरने मारने को तैयार हो गए। हुआ क्या कि बॉस को जेल से निकालकर कलकत्ता में इनके घर के अंदर सीआईडी के साथ में इन्हें क्या कर दिया, सर्विलांस के अंदर हाउस अरेस्ट कर दिया। हाउस अरेस्ट का मतलब यह था कि इन्हें अरेस्ट तो किया गया, लेकिन इस तरीके से अरेस्ट किया गया कि सहूलियत तुम्हें सारी तुम्हारे घर की ही मिलेगी, लेकिन किसी भी प्रकार की पब्लिक मीटिंग में तुम नहीं जाओगे। अब पब्लिक मीटिंग में तुम नहीं जाओगे, इसका मतलब तुम्हें हाउस अरेस्ट कर दिया। अब समय बदलता है, धीरे धीरे ही अंदर काम करते रहते हैं, लोगों को, जनता को इन्फ्लुएंस करते हैं, देश में आजादी दिलाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। बॉस का जो अरेस्ट हुआ, अरेस्ट के बाद इन्होंने डिसीजन लिया कि भाई जर्मनी जाना पड़ेगा, रशिया जाना पड़ेगा, ताकि जर्मनी और रशिया जाकर के ब्रिटेन के खिलाफ, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, इसके खिलाफ काम किया जाए और इन्हें भगाने का कोशिश किया जाए। बॉस साहब की ऐसे ही मीटिंग हुई थी। मीटिंग के अंदर इन्होंने हिटलर को अपनी बात बताई और मनाने का पूरा प्रयास किया। हालांकि उस प्रयास के अंदर मेहनत करने के बावजूद, देखो मेहनत करना इंसान का काम है, फल इतनी जल्दी नहीं मिलता। खैर, वंस अब इधर बात आती है कि एक बार क्या होता है कि रशिया के अंदर एनकेवीडी ट्रांसपोर्ट जो बॉस का था उसे मॉस्को ले जाया जाने लगा, वेयर he hoped that Russian traditional enmity of British rule in India would result in proper support for his plan in the rising of India। इन्होंने सोचा कि भाई जैसे रशिया जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट का विरोधी है,
क्यों ना जाकर उनसे मदद मांगी जाए। अब जाके रशिया जाते हैं, रशिया जाने के बाद वहां पर लोगों से मिलते हैं, लेकिन वहां की गवर्नमेंट जो होती है वो इनको सपोर्ट करने से मना कर देती है, क्योंकि वो ब्रिटिशर्स के विद्रोह में अंग्रेज जो लोग थे उनको ज्यादा कैपेबल मानते थे ब्रिटिशर्स को, और हिंदुस्तान के जो लोग थे उन्हें इनकेपेबल मानते थे कि ये कैपेबल ही नहीं है भैया, इनको साथ देने का मतलब ही बेकार है, जीरो निलबटा सन्नाटा है, यानी इनकी मदद के लिए इन्हें मना कर दिया गया। यहां से एक बार चलो जी ठीक है, रशिया से मदद नहीं मिली, जर्मनी के अंदर गए, अटैच किए स्पेशल ब्यूरो को इंडिया के, और यहां से आजाद रेडियो के थ्रू लोगों को इकट्ठा करने का डिसीजन लिया। यहां पर इन्होंने इंडियन लीग बनाई जहां पर 4500 सोल्जर्स इकट्ठे हुए, इनमें से वो सोल्जर्स थे जो वॉर प्रिजनर्स भी थे, इसमें वो सोल्जर्स भी थे जो इंडिया के वहां पर बसे हुए थे, और धीरे धीरे इकट्ठे होने लगे, और इकट्ठे होने के बाद में ये वहां की गवर्नमेंट की नजरों में फिर से आ गए। इंडिया में 3000 इंडियन प्रिजनर थे, 3000 इंडियन प्रिजनर्स थे जिन्होंने साइन किया, मरने मारने के लिए पूरी तैयारी कर ली कि बस कुछ भी हो जाए अब देश के लिए लड़ना है। इसमें से जब हिटलर से मिले 1942 को मई में, सस्पिशियन था, पता नहीं था, नाजी के लीडर्स जो थे वो पूरी ध्यान दे रहे थे इनके मिलिट्री मूवमेंट पर, इनके प्रोपेगेंडास पर। जब ये मिले, उनसे बातचीत करी, बातचीत करने के बाद शुरुआत में हालांकि हिटलर साहब नहीं माने, क्योंकि बहुत दूर का गैप पड़ रहा था जर्मनी से इंडिया का, और ब्रिटिशर्स को हराना उस समय में उस एरिया के अंदर इम्पॉसिबल था, लेकिन बाद में धीरे धीरे करके उनकी बातों को हिटलर ने माना और इनको पूरी सहूलियत दी। जनवरी के बाद समय बदला, फरवरी 1943 आया, यहां पर सैनिक इकट्ठे हुए और बोस को ब्रॉड जर्मनी से जापान तक का अरेंजमेंट करके दिया। डायरेक्ट इंडिया तो पॉसिबल नहीं था, तो चलो इन्होंने जापान तक भेजा। यहां पर इन्होंने रिक्रूट किया, यहां के लीडर्स से मिले, डिमोरलाइज्ड इन जर्मनी जो कि वहां पर थे, सभी से जानकारी करी, और जापान से तो इनके बहुत अच्छे जबरदस्त संबंध बन गए। जापान से संबंध बन गए, यहां पे एमिली जी से, अपनी बेटी से, यानी कि यहां पर मैरिज हुई इनकी 1937 के अंदर, एक बेटी हुई अनीता बॉस, और फॉरवर्ड ब्लॉक के समय में तो यहीं पर जर्मनी के अंदर इनके और अच्छे संबंध बने। जर्मनी से संबंध जो बने, जर्मनी से जापान में बंधे, और जैसा कि आप देख रहे हैं बोट के अंदर बिठाकर सैनिकों को भेजा जा रहा है। नेवी के ऊपर इनका बहुत जबरदस्त इंफ्लुएंस हो चुका था। नेवी के अंदर जो हिंदुस्तानी सोल्जर थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर, जैसे जैसे बॉस की जो पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा बढ़ रही थी कि हर जहाज के ऊपर ब्रिटिश गवर्नमेंट का जहां जहाज होता था वहां पर सुभाष चंद्र बोस की फोटोज लगने लगी, इतनी पॉपुलैरिटी बढ़ गई और लोगों को पक्का भरोसा होने लगा कि एक बार सुभाष चंद्र बोस आवाज लगा दे, पूरा देश एकत्रित होकर ब्रिटिश गवर्नमेंट को बाहर निकाल देगा बिना किसी टेंशन के। समय बढ़ता गया, जापानीज का ऑक्यूपेशन बढ़ रहा था, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर तो दोस्तों जापान ने पूरे एशिया के अंदर धुआं उठा रखा था, जबरदस्त कंट्री था। और कहा जाता है कि एक बार जापान और रशिया की लड़ाई हुई थी 1905 के बीच में, 1905 का एक इतिहास है दोस्तों, ढूंढिएगा आपको गूगल पे मिलेगा। जापान जैसे छोटे से देश ने रशिया जितने बड़े कंट्री का बैंड बजा के रख दिया और रशिया को हरा दिया था। एक बहुत छोटा सा देश जिसने रशिया तक को हरा दिया था, तो दिमाग लगाइए कि कितना जबरदस्त कंट्री था। और जापान से जब अपने सुभाष चंद्र बोस साहब मिलने गए तो उनका बहुत जबरदस्त क्या हुआ, वेलकम हुआ, बहुत जबरदस्त वेलकम हुआ कि एक व्यक्ति हिम्मत दिखाकर क्या क्या कोशिश कर रहा है, वो बड़ी बात थी। चलिए, समय बदलता है। इंडियन नेशनल जो आर्मी थी वो क्या होती है, ब्रेन चाइल्ड ऑफ जापानीज मेजर जिसका नाम था इवाची फुजिवारा। फर्स्ट INA वॉज हाउ एवर डिसबैंड इन दिसंबर 1942। पहला जो इंडियन नेशनल आर्मी थी वो डिसबैंड कर दी गई, डिसएग्रीमेंट था उसके लिए कि हाँ भाई नहीं ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, 1942 के अंदर डिसएग्रीमेंट हुआ हिकारी कीतन और मोहन सिंह का, who came to believe that Japanese high command was using the INA as a mere pawn and propaganda tool। हाँ, मोहन सिंह जी का मानना था कि जो आर्मी जापान के अंदर ये अपने सुभाष चंद्र बोस साहब ने इकट्ठी करी है, इसको इस्तेमाल अपने फायदे के लिए किया जा रहा है, जापानीज के लिए या तुम्हारी आज़ादी के लिए नहीं किया जा रहा है। मोहन सिंह को फिर बाद में कस्टडी में लिया गया, ट्रूप्स को प्रिजनर
ऑफ वॉर कैंप में भेजा गया, यानी कि बात बिगड़ गई, बिगड़ने के बाद सीधा जो ट्रूप था उसको वॉर कैंप में भेज दिया गया। आइडिया जो था इंडिपेंडेंस का आर्मी का रिवाइव हुआ 1943 के अंदर, जब दोबारा से सुभाष चंद्र बोस ने हिम्मत मारी। जुलाई के बाद मीटिंग हुई सिंगापुर में रास बिहारी बोस के साथ में, जिन्होंने पूरा का पूरा कंट्रोल दिया ऑर्गेनाइजेशन का सुभाष चंद्र बोस के हाथ में। बोस जो था रीऑर्गेनाइज कर रहा था और रीऑर्गेनाइज करके इन्होंने आर्मी का गठन किया। एक तरफ पुरुषों की आर्मी बनाई, पुरुषों की आर्मी तो बनाई लेकिन महिलाओं की भी आर्मी बनाई, और महिला की जो आर्मी बनाई आईएनए में, उसका नाम रखा रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट। रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट रखने का मतलब यह था कि रेजिमेंट में ये जो लड़ने वाली लड़की थी इसका नाम था लक्ष्मी स्वामीनाथन। लक्ष्मी स्वामीनाथन, और जाहिर सी बात है लक्ष्मीबाई तो सभी ने नाम सुना ही है। इनके गठन में जब ये पहली बार आर्मी बनी तो इतना जबरदस्त क्रेज हो गया कि बस लोगों के मन में आने लग गया कि यार अब तो आज़ादी हम लड़के झगड़ के कैसे भी ले लेंगे। और उस समय में वैसे भी महिलाओं को इतना आगे बढ़ने का अधिकार नहीं होता था, लेकिन सोचने वाली बात यह कि 1943-44 के आसपास जब एक औरत ने, एक महिलाओं ने खुद को रिप्रेजेंट करने की बात करी तो इसे मना नहीं किया जा सकता था। और इनको आदमी औरत नहीं दिखाई देता था, इन्हें प्रति व्यक्ति में सिर्फ एक सैनिक दिखाई देता था जो देश की आजादी के लिए कुछ भी कर सके। ठीक है जी, आगे बात चलती है। यहां पर क्या होता है, महात्मा गांधी तो अपने देश के अंदर रोल कर ही रहे थे, यहां पर इन्होंने तेजी से मूवमेंट को बढ़ाया और लोगों को देश के लिए लड़ने के लिए तैयार किया। और इनकी स्पीचेस आती थी कि देश में आजादी चाहिए तो शांति से मुंह बंद करके आजादी नहीं मिलेगी, आजादी लेने के लिए खून बहाना पड़ेगा, देश को आजाद कराना पड़ेगा, और अब तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी देने का वचन देता हूं कि एक बार मेहनत करके जुट जाओ, तुम्हें आजादी मिल जाएगी, 100% मिल जाएगी। अब ऐसे ही बात हुई, लोग तैयार थे पूरी तरीके से और आजादी चाहते थे। अब इसी बीच में महात्मा जो इंडियन जो मेनलैंड था, इंडियन ट्राइकलर, इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज रेज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन टाउन ऑफ मोइरांग, मणिपुर, जो था नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया का। यहां पर जो थी कांग्रेस भी धीरे धीरे, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी उठ रही थी। एडजेसेंट टाउन कैसे कि कोहिमा और इंपाल जो थे एनसर्कल कर दिए गए थे। यहां पर जापानीज आर्मी जो थी बहुत जबरदस्त तरीके से काम कर रही थी, और बर्मा के ऊपर भी जो नेशनल आर्मी बनाई जा रही थी वो भी स्ट्रांगली थी। यानी हर तरीके से बात बढ़ती जा रही थी। इधर एक तरफ लड़ाई की तैयारी हो रही थी, दूसरी तरफ इन्होंने, जापानीज आर्मी ने श्रीलंका पर भी अटैक कर दिया, आपका इस वाले क्षेत्र पर आकर अपना जमावड़ा बना लिया, जहां पर काला पानी की सजा दी जाती थी। कौन सी जगह? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर भी यहां पर जितने भी वॉर के प्रिजनर्स थे उनको भी आजादी दी गई, और जाकर इन्होंने भी सुभाष चंद्र बोस के साथ लड़ने का डिसीजन ले लिया। धीरे धीरे इधर से आर्मी के लोग बढ़ते जा रहे थे, तैयारी हो चुकी थी, और अपने देश के अंदर जब लोगों को पता चला कि सुभाष चंद्र बोस गायब नहीं हुए हैं, पार्टी छोड़कर भागे नहीं है, अपना जीवन आज भी आरामदायक तरीके से नहीं जी रहे हैं, तब लोगों में उत्साह और ज्यादा बढ़ने लगा। 1944 में 6 जुलाई को आजाद हिंद रेडियो जो सिंगापुर का था, वहां से उन्होंने गांधी को संबोधित किया और कहा फादर ऑफ नेशन, और आशीर्वाद मांगा कि हम लड़ने जा रहे हैं, हमें आजादी चाहिए और हम लड़ने जा रहे हैं, हमें आशीर्वाद दो और हमारा साथ दो। इसी बीच के अंदर स्टिल द आईएनए फॉट। अब क्या होता है, यहां पर एक तरफ लड़ाई की बातचीत चल रही होती है, इनकी लड़ाई का मेजर सोर्स होता है सपोर्ट ऑफ जापान, और सपोर्ट ऑफ जापान जो था वो टूट जाता है। हिरोशिमा और नागासाकी पर बॉम्ब गिरते हैं। बॉम्ब गिरने के बाद में जापान जो था लड़ाई के अंदर, पहले बम गिरने से पहले भी हालांकि जापान की हालात जो थी बहुत बुरी तरह खस्ता होती जा रही थी। वियतनाम में जापान पीछे हट चुका था, और भी कई तरीके से लड़ाई जो थी कमजोर होती जा रही थी। कोरिया वॉर जापान छोड़ चुका था, और अलग अलग जगहों पर जहां जहां जापान का अस्तित्व था वो कमजोर होता जा रहा था। तो एक तरफ जापान कमजोर हो रहा था, और जापान कमजोर होने के साथ साथ जो अपने नेताजी हैं उनकी सपोर्ट कमजोर होती जा रही थी। अब क्या हुआ जी, यहां पर स्टिल द आईएनए फॉट द बैटल अगेंस्ट ब्रिटिश
इंडियन आर्मी बर्मेइज टेरिटरी में लड़ाई लड़ी गई। हालांकि यहां पर बुरी तरह इन्हें हरा दिया गया और हराने के बाद में सारी बातों को कंट्रोल कर दिया गया। जापान सरेंडर कर देता एट द एंड ऑफ द वॉर एंड सरेंडर करने के बाद फिर से वॉर प्रिजनर्स बन जाते हैं। अब आ जाती है बात यहां पर इनकी लड़ाई के लिए जो दोनों तरफ से सैनिक तैयार थे। बर्मा के अंदर जापान की इधर से हार होने लगती है, जापानीज गवर्नमेंट जो होती है वह हार जाती है, इधर से बुरा समय शुरू हो जाता है, टेंशन बढ़ जाती है और अब जाकर 18 अगस्त 1945 को उधर से एक प्रॉब्लम बढ़ती है और इधर से बोस साहब की मृत्यु की खबर आती है। बोस साहब की मृत्यु की खबर आती है। बॉस जो थे अब 3rd डिग्री बर्न मार्क थे। जब बोला जाता है कि जापान से जो कि ताइवान की तरफ जा रहे थे तो यहां पर एक जो होता है हादसा होता है और हादसे के अंदर इनका प्लेन बुरी तरह क्रैश हो जाता है। अब हालांकि इनके जो फॉलोवर थे, सपोर्टर्स थे, उन्होंने कभी भरोसा ही नहीं किया था कि ये मर सकते हैं इतनी जल्दी या इनको कुछ हो सकता है, क्योंकि इनके बारे में बहुत ज्यादा ही विवाद हुए थे। दोस्तों इनके मरने के बाद इनकी बॉडी नहीं मिली थी कभी, और कहने को जो अलग अलग गवर्नमेंट वादा करती है कि हॉस्पिटल में इनकी बॉडी पे बर्न्ट मार्क्स देखे गए, लेकिन असलियत में वो बॉडी हैंडओवर नहीं की गई, कभी हैंडओवर नहीं की। कॉन्स्पिरेसी की थ्योरी बन गई, इस पर बहुत सारी ही कहने का मतलब इन पे वो बनाई गई थी कमीशन की, जाकर पता करो हुआ क्या है। लेकिन जब पता करने की बात आई तो इस पर कोई भी क्लियर थ्योरी नहीं आई। जो थ्योरी क्लियर आई वो ये आई कि जिस प्लेन से ये जा रहे थे, जिस बॉम्बर प्लेन से ये 2:30 बजे के करीबन निकले थे, उस प्लेन में इंजन में आग लगने की वजह से इनकी बॉडी में आग लग गई, यानी कि पूरे प्लेन में आग लग गई और ये बच गए। बचने के बाद इनके हालात क्रिटिकल थे, हॉस्पिटल लाया गया। हॉस्पिटल लाने के बाद कोशिश की गई, लेकिन यहां पर इन्होंने दम तोड़ दिया। अब ये जो दम तोड़ दिया, लेकिन कायदे से तो जो कहते हैं कि इनकी बॉडी पर तेल या गैस, जो गैसोलिन था, जो ईंधन था, यानी जो फ्लाइट को उड़ाने के लिए था, वो जरूरत से ज्यादा इनकी बॉडी पर फैल गया था, जिससे आग लगी। तो प्लेन में आग लगने के साथ साथ ये भी अंदर जल गए। लेकिन जब बात आती है कि भाई 48 साल की उम्र में 18 अगस्त 1945 को 9 से 10 बजे के बीच में बॉस की डेथ हो गई कोमा में जाने के बाद। अब जब कोमा में जाने के बाद बात हुई तो अलग अलग प्रकार से इनकी बॉडी की डिमांड की गई, जो कि नहीं मिली, और कहा जाता है कि वहीं पर इनको जलाया गया और वहां पर इनका एक क्रीमेटोरियम यानी कि जगह बना दी गई। अब इससे 3 सवाल आते हैं। 3 सवाल क्या आते हैं कि इनकी आइडियोलॉजी के विरोध के अंदर बहुत सारी पार्टीज उस समय में बन चुकी थी और बॉस को रोक पाना, सुभाष चंद्र बोस को रोक पाना इम्पॉसिबल था। तो 3 सवाल क्रिएट होते हैं कि पहली जो एक कमीशन बिठाई गई, तो पहली कमीशन ने बोला कि हाँ भाई ऐसे जो आग लगी इसमें इनकी मृत्यु हो गई। ऐसे दूसरी कमीशन बिठाई गई 5 से 7 साल बाद। 7 साल बाद कमीशन आई तो एक जवाब आया कि ताइवान के अंदर किसी भी प्रकार से कोई जो प्लेन था उसका क्रैश हुआ ही नहीं। ताइवान के रडार पर ऐसा कोई प्लेन आया ही नहीं जिसका कोई क्रैश, तो छोड़ो, ताइवान में कोई प्लेन उड़ ही नहीं रहा था इस समय के अंदर। तो यहां से शक की घंटी जो है बजती जाती है और देश की सरकार पर कहीं ना कहीं सवाल उठते जाते हैं, क्योंकि यदि ये जीवित बच जाते तो इतने फेमस थे कि नेहरू तो छोड़िए, खुद गांधी भी इनको प्राइम मिनिस्टर बनने से नहीं रोक पाते। इतनी जबरदस्त इनका मेंटल लेवल था कि इनको रोक नहीं पाते। और दूसरी चीज, अगर ये बच जाते तो उस परिस्थिति के अंदर कहीं ना कहीं ये देश का बंटवारा भी नहीं होने देते। तो इनकी पर्सनालिटी जबरदस्त थी और इस विवाद को कभी क्लियर होने ही नहीं दिया और कभी कागजों में इसका कोई प्रूफ नहीं आया। हालांकि हम सिर्फ डिमांड कर सकते हैं, लेकिन उस डिमांड का रिजल्ट आज तक नहीं आया। अब आ जाती है बात आइडियोलॉजी की। इनकी आइडियोलॉजी जो थी शुरू से बिल्कुल अलग थी। एक तरफ इन्हें दिया जाता था लगभग ऐसा, ये हमेशा मानते थे पूर्ण स्वराज, भैया हमें चाहिए पूरी आजादी किसी भी तरीके से, जबकि जो कांग्रेस थी वो डोमिनियन स्टेटस को भी एक्सेप्ट कर लेती थी कि चलो जी तुम्हारे अंडर भी रूल कर देंगे, हम रेडी हैं। लेकिन जब इनकी बात आती थी तो ये कहते थे हम किसी के अंडर काम नहीं करेंगे, हमें पूरा अपना ही अलग सिस्टम बनाना है। बोस को इलेक्शन में जब जीतने के बाद मोहनदास करमचंद गांधी साहब बुरा मानने लगे, तब इन्होंने उस
थ्योरी को ही छोड़ दिया कि चलो तुम्हारी पार्टी छोड़ देते, हम अपना अलग से ही स्टैंड अप करेंगे। हालांकि मोहनदास करमचंद गांधी ने भी बाद में अपनी गलतियों को माना और बहुत सारी फॉरेन और इंटरनल पॉलिसीज के अंदर ध्यान भी दिया, लेकिन फिर भी इनकी पॉलिसी पर चल पाना किसी नॉर्मल व्यक्ति के बस की बात नहीं थी। ये जो फॉलो करते थे ये दुश्मन के दुश्मन को दोस्त मानते थे। इसी वजह से जर्मनी, जापान, रशिया में जाकर अलग अलग तरीके से लोगों से मिले और नई नई तरीके के रास्ते निकालने की कोशिश करी, सिंपैथी कलेक्ट करी ताकि हमारे देश को सहायता मिले, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। अगर हो जाता तो बहुत जबरदस्त बात हो पाती। स्वामी विवेकानंद साहब बिलीव करते थे भगवत गीता में पूरी तरीके से इंस्पिरेशन था इनका। दूसरी चीज, स्वामी विवेकानंद साहब को फॉलो करते थे जो यूनिवर्सल बातें बोलते थे, उनके अंदर जो बातें थी वो सबके लिए थी। सुभाष चंद्र बोस ने बहुत कम उम्र में इनको फॉलो करना शुरू कर दिया, इनके द्वारा दिए गए मंत्रों को उच्चारण करते थे और बहुत जबरदस्त इनके फॉलोवर थे। इनका मानना क्या था, एक हिस्टोरियन जो बंदे ने एक्सप्लेन किया कि इनर रिलीजन एक्सप्लोरेशन कंटिन्यू टू बी द पार्ट ऑफ हिज एडल्ट लाइफ, यानी कि बचपन में जो इन्होंने सीख लिया था वो चीज इनके दिल, दिमाग और शरीर के अंदर, आत्मा के अंदर इस तरीके से बस चुकी थी कि जिसको निकाल पाना इम्पॉसिबल था। और वो बातें जो भरी थी वो सारी की सारी विवेकानंद साहब की रेबेलियन बातें थी, जिसके अंदर से हर व्यक्ति चल पाए ये जरूरी नहीं है, लेकिन जो चल पाया उसको हटा पाना पॉसिबल नहीं था। तो इस प्रकार के व्यक्ति रहे अपने पूरे समय के अंदर, पूरे कार्यकाल में सुभाष चंद्र बोस साहब, जिन्होंने अपनी प्रेजेंस होते हुए सबको पीछे हटाकर रख दिया था। इनकी प्रेजेंस से कहीं ना कहीं जो अपने जवाहरलाल नेहरू साहब हैं उनको भी इंफीरियर कॉम्प्लेक्स आने लग जाता था, और इतना इंफीरियर कॉम्प्लेक्स आता था कि वे बोल नहीं पाते थे नेहरू के सामने, सुभाष चंद्र बोस के आगे बोल नहीं पाते थे। और इंक्लूड जब पॉपुलैरिटी इनकी बढ़ती जा रही थी तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम तो हुई होगी, जिस वजह से कांग्रेस का 60 साल का कार्यकाल रहा और उन्होंने कभी भी ये कंफर्म करने की कोशिश नहीं की सत्यता में इनकी मृत्यु का कारण क्या है। अभी कुछ 2006 या 7 के बीच में और भी खबरें ऐसी आउट हुई थी सुभाष चंद्र बोस के बारे में कि ये लोनलीनेस के अंदर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, और एक व्यक्ति की डेथ हुई जिन्होंने साधु बनकर इनके घर की तलाशी ली। तो कहा गया कि सुभाष चंद्र बोस की घड़ियां, उनको घड़ियां पहनने का शौक था, उनके माता पिता की फोटो, उनके बच्चों और बीवी की फोटो, और ये सब चीजें उनको प्राप्त हुई। लेकिन अब जब सब कुछ हाइड हो चुका था, जब सब कुछ समाप्त हो चुका था, तो इस बात का अभी तक कोई प्रूफ नहीं लगा पाया या कोई जानना चाहता भी नहीं था कांग्रेस के राज में कि असलियत में हुआ क्या। इसी वजह से इन्हें अनसंग हीरो कहा था शुरुआत के अंदर, कि एक ऐसा व्यक्ति की जो हीरो था, बहुत कुछ कर गया देश पर, इतने बड़े खतरे के होते हुए भी एक बड़ी सेना लेकर उतर आया कि भाई अब तो मरो या मारो वाली परिस्थिति। दूसरी तरफ इधर से नेवी को गुस्सा था, नेवी के सोल्जर्स तैयार थे, भारतीय सेना के लोग तैयार थे, सिर्फ और सिर्फ हमारे देश के कुछ कमजोर कायर लीडर्स की वजह से। मैं कायर उनको नहीं बोलूंगा जिन्होंने बेसिकली कुछ नहीं किया, मैं उन लोगों को बोलूंगा जिन्होंने मेहनत जो सुभाष चंद्र बोस की थी उसे पूरी तरीके से कामयाब नहीं होने दिया। एक तरफ हमारे बापू थे, महात्मा गांधी साहब थे, नेहरू जी थे, जिन्होंने पूरे प्रयास करके देश को एकत्रित करने का प्रयास किया। दूसरी तरफ एक ऐसा व्यक्ति भी था जिसने पूरी ताकत लगाई और देश को आजादी दिलाने का कार्य किया। तो इस प्रकार से अंत हुआ एक हीरो का हमारे देश के अंदर। बस समस्या ये रही कि हमारे इंडिया के इतिहास के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमारा असली इतिहास हमें नहीं पढ़ाया जाता। हमें बचपन से ही मुगल साम्राज्य पढ़ाया जाता है, या वो इतिहास पढ़ाया जाता है जिससे हम अपनी संस्कृति से सदैव दूर बने हुए हैं, दूरी बनाए हुए हैं। यदि हमें पढ़ाया जाता तो शायद हर घर में भगत सिंह और हर घर में बोस पैदा होता। आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं आप सभी को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। शेयर और सब्सक्राइब करना दोस्तों मत भूलिएगा। ऐसे ही कुछ ऐतिहासिक घटनाएं हम आपके सामने लाते रहेंगे। धन्यवाद।